नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM यूपी। यूपी के मुख्यमंत्री ने दमदारी तो दिखा दी। ठाकुर साहब बिल्कुल फॉर्म में हैं। प्रधानमंत्री को बीजेपी को ऐसा चैलेंज किया है कि दिल्ली दरबार के पसीने आ गए। बीजेपी के लोग भी कह रहे हैं कि गडकरी और शिवराज सिंह चौहान की वसुंधरा की तरह नहीं है योगी आदित्यनाथ। डंके की चोट पे जो कहना चाहते हैं कहा। अभय दुबे जी से मैंने योगी की राजनीति और एपिस्टीन और हरदीप पुरी के रंगीली किस्तों पर बातचीत की। आपको पसंद आएगी। चलते हैं अभय दुबे जी के पास। 4 PM यूपी को सब्सक्राइब कर लीजिए। 4 PM न्यूज नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है आपका अभय दुबे जी। एपिस्टीन भी इतना महान आदमी था कि भारत क्या करने जा रहा है उसको सब पता था। मेरे यहाँ ज्योतिषी आते हैं संडे को, बड़ी उनकी व्यूअरशिप है। मैं सोचता हूँ अगर एपिस्टीन जिंदा होता तो मैं उनको राजीव नारायण जी की जगह एपिस्टीन को बुलाता, क्योंकि उसको पता होता कि 1 साल बाद भारत क्या करने वाला है। ये मुझे ऐसे पता चला कि पवन खेड़ा ने कहा कि भारत में डिजिटल इंडिया की शुरुआत 2015 में हुई। पूरी कह रहे हैं कि डिजिटल इंडिया की बात करने के लिए 2014 में एपिस्टीन ने उनसे बात की थी, संपर्क किया था। यानी एपिस्टीन को 1 साल बाद भारत में क्या होने वाला है ये बात उसको पता थी 1 साल पहले से। अब जरा ये बताइए कि ये शोध का विषय नहीं है कि कौन सा मंगल और शुक्र और शनि की दशा ऐसी थी जो एपिस्टीन को बता देती थी 1 साल बाद मोदी जी क्या करने वाले हैं। कोई राहु की चाल थी क्या? था ये कि एपिस्टीन को सपना आ गया कि 1 साल बाद भारत डिजिटल इंडिया करेगा। तो हरदीप पुरी जी आ जाओ, बैठ के बात करते हैं, कॉफी भी करते हैं और उसी बढ़िया से आइलैंड पे मैं आपको कॉफी पिलवाता हूँ। ये सब चक्कर है क्या? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, आप बताइए जरा कुछ। संजय जी, मेरी समझ में तो ये हरदीप पुरी एक बहुत बड़े स्कैंडल का नाम है, और ये एक ऐसा स्कैंडल है जिसकी वजह से हरदीप पुरी को बचाने की बीजेपी बहुतेरी कोशिश कर रही है। लेकिन धीरे धीरे उन कोशिशों से बीजेपी निराश भी होती जा रही है। मतलब बीजेपी के जो ट्रबल शूटर्स हैं, ट्रबल शूटर्स होते हैं ना, बहुत से हैं बीजेपी के जो ट्रबल शूटर्स हैं, संकट मोचन जिनको बोलते हैं। हालांकि संकट मोचन बोलने से हनुमान जी का नाम खराब होता है, हनुमान जी को संकट मोचन बोलते हैं। लेकिन चलिए, बीजेपी के जो ट्रबल शूटर्स हैं, ये इनको लगने लगा है कि हरदीप पुरी को बचाना अब उत्तरोत्तर मुश्किल होता जा रहा है। तो अब देखना, हरदीप पुरी की अगर बलि दी जाएगी तो बलि इस तरह से दी जाएगी ताकि उसके खून के छींटे नरेंद्र मोदी पर न पड़े। जब उनकी गर्दन काटी जाएगी हरदीप पुरी की, एप्स्टीन की वेदी पर रखकर, तो फिर उसके खून के छींटे कुछ न कुछ तो उड़ेंगे। तो वो छींटे कुछ प्रधानमंत्री की तरफ भी जाएंगे। तो प्रधानमंत्री की तरफ उनके छींटे न जाएं, ये कोशिश की जा रही है। मुझे लगता नहीं है कि ये मामला बहुत बच पाएगा, क्योंकि उससे बदनामी बहुत ज्यादा हो रही है। हरदीप पुरी जितनी बातें कही हैं, सारी की सारी बातें पहली नजर में बच्चा भी समझ सकता है कि उनके अंदर पोल है। अब उनके मुंह से बात निकली नहीं, और पवन खेड़ा ने सबका, जिसे कहते नहीं, पवन खेड़ा ने उसकी बकिया उधेड़ के रख दी। पवन खेड़ा ने यह भी बता दिया कि भाई, आप वहां पर डिजिटल इंडिया की तब बात कर रहे थे जब डिजिटल इंडिया की घोषणा भी नहीं हुई थी भारत में। इसका मतलब है कि ये झूठ बोल रहे हैं, ये एप्स्टीन से ये बात नहीं कर रहे थे। तो फिर सवाल ये, अगर ये बात नहीं कर रहे थे तो कोई बात तो ऐसी है, इसको छिपा रहे हैं। और इन्होंने बात को छिपाने के चक्कर में, आप देखिए, पहले तो ये कहते थे, नो आई वाज ए इंडिपेंडेंट पर्सन। जैसे जब अर्णब गोस्वामी इनकी ग्रिलिंग कर रहा था टीवी पे हरदीप पुरी की, तो बार बार आईएफएस जब बोलता, कहते नहीं, नो आई वाज ए इंडिपेंडेंट पर्सन, बाय देन आई वाज रिटायर्ड। ठीक है, ये बात रिटायर हो गए थे, लेकिन इसमें भी ये बात छिपा रहे हैं कि उस वक्त वो भारतीय जनता पार्टी की सदस्य बन चुके थे। अच्छा, अब आप देखिए कि जैसे ही नरेंद्र मोदी 2014 में प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते हैं, वैसे ही हरदीप पुरी ये तमाम गतिविधियों में लग जाते हैं। हरदीप पुरी उस वक्त एक पूर्व विदेश सेवा के अधिकारी थे, जो यूनाइटेड नेशंस में भारत के राजदूत रहे थे। उनकी पत्नी भी विदेश सेवा की अधिकारी थी। जाहिर है कि जो एक नेटवर्क होता है, बड़े ब्यूरोक्रेसी का, देश सेवा के अफसरों का, मंत्रियों का, सबका नेटवर्क होता है, उसमें हरदीप पुरी की आमद-रफ्त रही होगी। ऐसे आदमी की जरूरत एप्स्टीन को थी, ताकि वो भारत में भी अपनी नेटवर्किंग कर सके। हरदीप पुरी को एप्स्टीन की जरूरत थी कि नहीं थी, सवाल इस बात का है। और थी तो किस तरह से थी जरूरत?
भाई हरदीप पुरी एप्स्टीन के साथ जुड़कर, उसके साथ कॉफी पीकर, उसके साथ बेतकल्लुफी करके क्या करना चाहते थे, इसका कुछ कुछ अंदाजा तो एप्स्टीन की ईमेल से लगता है, जिसमें एप्स्टीन कह रहे हैं आप हमारे लिए ये प्रोग्राम करवा दीजिए, वो प्रोग्राम करवा दीजिए, ये सब हो रहा है। अब हरदीप पुरी और अनिल अंबानी दोनों इस तरीके से एप्स्टीन से बात कर रहे हैं जैसे कि एप्स्टीन से मिली राय को नरेंद्र मोदी को देंगे। भाई एप्स्टीन ने राय दी है, उस राय से प्रधानमंत्री को वाकिफ कराएंगे, इस प्रकार का भाव जो है ना, वो अनिल अंबानी की ईमेल से भी मिलता है और हरदीप पुरी की ईमेल से भी मिलता है, और साथ में यह भी मिलता है कि उनकी राय दे दी गई उपयोगी साबित हुई। तो ये सब भाई क्या एप्स्टीन को इन दोनों के जरिए नरेंद्र मोदी ने अपना सलाहकार बना रखा था? देखिए ये बात सही है कि एप्स्टीन एक ऐसा व्यक्ति था जिससे केवल घृणा ही की जा सकती है, इसके अलावा कुछ नहीं किया जा सकता। तो जब मैं नेटफ्लिक्स के ऊपर एप्स्टीन के ऊपर बनी हुई सीरीज देख रहा था, जो 4 भागों में है, 1-1 घंटे के 4 भाग है, मतलब 4 घंटे लंबी फिल्म है, 4 घंटे लंबी डॉक्यूमेंट्री है, और जो पाम बीच जहां पे एप्स्टीन रहता था, पाम बीच जहां केवल अमीर लोग ही रहते हैं, अरबपति लोग ही रहते हैं पाम बीच में, छोटा सा एक शहर है, बहुत ही छोटा शहर, हद से ज्यादा छोटा शहर है, वहां केवल अरबपति लोग ही रहते हैं पाम बीच में। तो पाम बीच पुलिस मुख्यालय द्वारा, पाम बीच के पुलिस चीफ द्वारा, इनका बार बार इंटरव्यू आता है उसमें डॉक्यूमेंट्री में, वो जांच कर रहा है एप्स्टीन के खिलाफ, क्योंकि उसे शक है कि बहुत सारी कम उम्र की, ज्यादा उम्र की, बहुत ही युवा और कमसिन लड़कियां एप्स्टीन का जो मेंशन है, एप्स्टीन की जो एक हिंदी में कह सकती है, एप्स्टीन की जो विशाल बंगला या हवेली है, उसमें लगातार आते जाते हैं। उनमें से कुछ कहते हैं कि हम एडल्ट हैं और हम अपनी मर्जी से एप्स्टीन के लिए काम करने के लिए जाते हैं। वहां तक तो वो कहता है ठीक है, लेकिन उसके बाद जैसे ही अल्पवयस्क लड़कियों का मतला आता है, उसको शक होता है, फिर वो जांच शुरू करता है। वो जांच लंबी खिंचती चली जाती है। उसी पूरी जांच का ब्यौरा दस्तावेजों के जरिए उसमें बताया गया है। उसमें यह भी बताया गया है कि एप्स्टीन काफी चालाक और होशियार आदमी था। वो जानता था कहां फ्रॉड करना चाहिए, कहां से पैसा खींचना चाहिए, किसको उल्लू बनाना चाहिए, किसको शीशे में उतारना चाहिए, ये तमाम हथकंडों में माहिर था। बातचीत करने में वो बहुत कुशल था, सामने वाले को बहुत जल्दी प्रभावित कर लेता था। इतना प्रभावित कर लेता था कि जब वो पकड़ भी जाता था रंगे हाथों, तो फिर वो इस तरह से दांव मारता था कि सामने वाला सोचता था छोड़ दिया जाए इसको। मतलब ये सब एप्स्टीन में खूबियां थी। तभी तो वो एक साधारण व्यक्ति से, मैनहट्टन में पैदा हुए एक साधारण व्यक्ति से बढ़ के अरबपति बना। भाई अमेरिका के अरबपतियों की क्लब का मेंबर था, इसमें कोई शक की बात नहीं। उसके पास इतनी संपत्ति थी पूरे अमेरिका में, उसके पास कई समर हाउसेस थे, उसके पास एक पूरा आइलैंड था, एक्सोटिक आइलैंड, जहां पर अय्याशियां होती थी, पता नहीं क्या क्या करता था वो। तो ऐसी हालत में मुझे लगता यह है कि ये परस्पर जरूरतें पूरी कर रहे थे। एप्स्टीन को हरदीप पुरी और अनिल अंबानी की जरूरत थी, और अनिल अंबानी और हरदीप पुरी को एप्स्टीन की जरूरत थी। मुझे लगता है कि एप्स्टीन के जरिए ये लोग नरेंद्र मोदी के अंतःपुर में इन्होंने प्रवेश किया। अंतःपुर का मतलब है निजी दुनिया जो होती है व्यक्ति की, अपना जो, जैसे अंतःपुर का मतलब यही नहीं है इसमें रानियां होती हैं। अंतःपुर को मैं इस रूप में कह रहा हूं कि बहुत ही आपका जो आसपास का इलाका है, जिसमें वो लोग आपसे निजी तौर पर रोज बातचीत वगैरह करते हैं। नरेंद्र मोदी की निजी दुनिया में मुझे लगता है कि ये एप्स्टीन के जरिए इन लोगों ने प्रवेश किया, और नरेंद्र मोदी को एप्स्टीन की राय मिली, जिसको उन्होंने इजराइल जाते में इस्तेमाल किया, या और कई जगहों पे भी इस्तेमाल किया होगा। तो ये इस तरीके से चल रहा है। इसीलिए ये एक स्कैंडल है, ये एक ऐसा स्कैंडल है जिसकी परतें धीरे धीरे करके खुल रही हैं। अब हरदीप पुरी इस वक्त बिल्कुल चुप है, उन्होंने सनाका मारा हुआ है। मेरे ख्याल से उनको सलाह दी गई है कि अब जितना बोलना था तुम बोल लीजिए, अब बिल्कुल नहीं बोलना है। रायता बिखेर दिया एक ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में, चला दिया, बिल्कुल नहीं बोलना है तुम्हें। तो अब इस तरीके हो गया है, बुरी तरीके से फंसा दिया है इन्होंने नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को। बड़ी बदनामी हो रही है इनकी। जो शैली थी हरदीप पुरी ने कि अरे ये तो मामूली सी बात है एप्स्टीन को लेकर, मतलब लड़कियों के यौन शोषण पे एक मिनिस्टर कह रहा था मामूली सी बात है। शुरू में उसकी बातचीत सुन के लग रहा था, इन सबको यकीन था कि वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और उन्हें कहेगा ये तो राहुल गांधी की बफूनरी है, राहुल गांधी की बेवकूफियां हैं जिनकी वजह से
ये सब हो रहा है। बफूनरी भी तो कहा है ना राहुल गांधी की उन्होंने, ये सब बातें करके जल्दी से उसको निपटा देंगे 1 मिनट के अंदर, एक छक्का मार देंगे, बॉल बाउंड्री के पार चली जाएगी, फिर देखते हैं अगली गेंद राहुल गांधी फेंक ही नहीं पाएंगे हमारे ऊपर। लेकिन वो मसला ही इस तरीके का था कि उसमें वो कदम ब कदम एक दलदल साबित हुआ, और उस दलदल में हर दिन जितने बार उन्होंने अपनी सफाई देने की कोशिश की, वो कुछ मिलीमीटर या कुछ सेंटीमीटर उस दलदल में धंसते हुए नजर आए। अब अच्छा प्रश्न ये है कि ऐसे लोगों की जो तार हैं, वो तार ऊपर पॉलिटिशियन से जुड़े हुए हैं। तो जब वो दलदल में घुसते हैं, वो पॉलिटिशियन भी दलदल के नजदीक घसटते हैं थोड़ी देर। ये हो रहा है। अच्छा अभय जी, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा, इतनी बदनामी हो रही है सोशल मीडिया पे, मोदी जी डांस कर रहे हैं इजराइल में, वो सारे इस तरह के मीम्स वायरल हो रहे हैं, और ये तो लगभग बच्चे से ये बात साबित हो गई है। आप किसी भी आदमी से पूछ लीजिए, वो कहेगा हरदीप पुरी का इन्वॉल्वमेंट था, एपस्टीन के संग था, और एपस्टीन को अभी छोटी छोटी बच्चियां, मासूम बच्चियां, उनके यौन शोषण का आरोपी, उसके संग किसी का रिश्ता स्वीकार किया नहीं जा सकता। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि मोदी जी अभी भी हरदीप पुरी को बर्खास्त क्यों नहीं कर रहे हैं? एमजे अकबर को तुरंत निकाल दिया था, जरा सा आरोप लगा तो, और हरदीप पुरी को नहीं निकाल पा रहे हैं, कारण क्या है? भाई एमजे अकबर को इसलिए निकाल दिया तुरंत कि एमजे अकबर के मुलायम सिंह से नरेंद्र मोदी के साथ इस तरह के कोई तार नहीं थे, इनको छुपाना जरूरी हो? भाई एमजे अकबर एक मंत्री थे, पुराने पत्रकार थे, उनको रखा हुआ था, एक मुस्लिम चेहरे थे। अब जब उन्होंने देखा कि इनकी वजह से बदनामी हो रही, उनको निकाल दिया। वो तो बात समझ में आती है। तो एमजे अकबर के साथ उस मी टू के अलावा और कोई स्कैंडल नहीं था। आप समझ रहे हैं? एमजे अकबर के साथ जो स्कैंडल था, वो तो साफ स्कैंडल क्लियर था, मी टू स्कैंडल था। तो मी टू के अलावा और कोई बात नहीं थी एमजे अकबर के साथ। हरदीप पुरी के साथ मी टू नहीं है। हरदीप पुरी ने किसी स्त्री पर मोहित होकर उसके साथ छेड़खानी नहीं की है। हरदीप पुरी ने किसी के साथ अवैध संबंध बनाने की कोशिश नहीं की है। ये आरोप नहीं है हरदीप पुरी के ऊपर। हरदीप पुरी के ऊपर आरोप जो हैं वो तो कुछ और ही हैं। हरदीप पुरी के ऊपर दुनिया का सबसे बड़ा जो धन पिशाच रहा है पिछले दिनों, और मैं कह सकता हूं यौन कुकर्मी और धन पिशाच जो था, उसके साथ संबंध बनाने का आरोप है। और उसमें नरेंद्र मोदी का भी, हरदीप पुरी का नाम तो सैकड़ों बार आया है, नरेंद्र मोदी का भी 100 बार एक ईमेल्स में नाम आया है तरह तरह से। ये बात सही है कि नरेंद्र मोदी का कोई सीधा, जिस तरह हरदीप पुरी और अनिल अंबानी का सीधा ताल्लुक है। अनिल अंबानी तो उसके मैनहट्टन के मेंशन पे जाकर वेजिटेरियन पास्ता का डिनर भी कराए है। ये भी उन्होंने कहा है कि वेजिटेरियन पास्ता का हमने डिनर किया वहां पे। और साथ में वो उससे ये भी पूछते थे कि डेजर्ट का आजकल क्या हाल है, अनिल अंबानी पूछते थे। मतलब सीधे सीधे मौज मजे की बातों की भी चर्चा वो किया करते थे। हरदीप पुरी की एक ईमेल में लिखा हुआ है कि हैव फन, दो देयर इज नो नीड, यू डू नॉट नीड एनी इंस्पिरेशन फॉर दैट। ये भी सब है उसके अंदर। तभी वो कांग्रेस कह रही है अनिल अंबानी को इसीलिए गिरफ्तार नहीं कर रही, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स छापे मारते हैं, लेकिन अनिल अंबानी की गिरफ्तारी इसीलिए नहीं हो रही है क्योंकि एपस्टीन के बहुत सारे राज अनिल अंबानी जानते हैं। बिल्कुल होगा सच एप्स्टीन के राज तो सबको ही जानता है। एप्स्टीन के अलावा किसके राज जानते हैं, ये सवाल है। हाँ, ये बात तो सही है। एप्स्टीन के राज तो धीरे धीरे करके जो लाखों फाइलें हैं, लाखों पेपर्स हैं, वो खुलते जा रहे हैं। अब सोचो एप्स्टीन किस तरह का आदमी रहा होगा। हर एक चीज की रिकॉर्डिंग करता था, हर चीज की ईमेल होती थी, सब एक एक बात सब पता लग जाती थी, तस्वीरें खींचती थी, कैमरे थे, वो सब एक जगह जमा हो रहे थे, कहीं उनका कोई स्टोर था। भाई इतनी फाइलें एप्स्टीन की जो हैं, वो तो उसके लिए वेयर हाउस चाहिए और उनके प्रिंट निकाल लिए जाएं सबके। तो अच्छा, करता क्यों था, रिकॉर्डिंग क्यों करता था वो? क्योंकि वो नेताओं वगैरह को अपने अंगूठे के नीचे अड़दम में रखना चाहता था। देखिए आप ये तो सोचिए कि जब 2008 में जब पाम बीच पुलिस ने एप्स्टीन को गिरफ्तार किया, जब पहली बार गिरफ्तारी हुई एप्स्टीन की, तो एप्स्टीन ने बहुत ही आसानी के साथ में, बड़ी कुशलता के साथ में, इससे पुलिस भी भौचक्की रह गई, इन्वेस्टिगेटर भी भौचक्की रह गए।
उसने अमेरिका के टॉप अटॉर्नी जनरल के साथ में एक डील निकाली। उसने उस डील को संजय जी समझने की जरूरत है। वो अमेरिका के इतिहास की एक अनोखी डील थी। इसमें यह था कि हम अपना अपराध कबूल कर लेंगे और बदले में हमें प्रोसिक्यूशन से इम्यूनिटी मिल जाएगी। सोचिए आप जरा, आमतौर पर डील क्या होती है? अपराध कबूल कर लेंगे तो अगर हमें 20 साल की सजा मिलने वाली थी तो हम 10 साल में छूट जाएंगे या 5 साल में छूट जाएंगे। इस तरह की डील होती थी। साथ में यह भी होती थी कि भाई हमें फलाने एक अच्छे वाले जेल में भेज देना, उस जेल में मत भेजना जहां हमारी पिटाई की गुंजाइश हो। मतलब ये सब ये भी डील में सब शामिल होता है। डील में यह भी शामिल होता है कि हम इतना नगद जुर्माना दे देंगे, भाई इतनी जेल काट लेंगे। ये होता है डील में। लेकिन एप्स्टीन ने क्या डील निकाली? एप्स्टीन ने डील ये निकाली कि हम जब अपराध कबूल करेंगे तो हमें 18 महीने की सजा होगी, केवल 1.5 साल की, और इसके बाद में हमारे खिलाफ कोई प्रोसिक्यूशन भी नहीं होगा, मुकदमा तक नहीं चलेगा हमारे खिलाफ। न केवल हमारे खिलाफ मुकदमा नहीं चलेगा, उनकी जो एप्स्टीन की जो गर्लफ्रेंड थी, जो उसके सारे कुकर्मों में शामिल थी, मैक्सवेल, उसके ऊपर भी मुकदमा नहीं चलेगा। और वो लड़कियां जिनको पहले एप्स्टीन और मैक्सवेल ने फंसाया था और उन लड़कियों के जरिए दूसरी लड़कियों को फंसाया जाता था, वो एक पिरामिड था पूरा मोलेस्टेशन का। वो मोलेस्टेशन का एक पूरा पिरामिड था, जो पाम बीच पुलिस कहती है ये पिरामिड है पूरा। इसमें ऊपर की 4-5 लड़कियां हैं, वो नीचे रिक्रूट करती हैं दूसरी लड़कियों को $200 की फीस पर। और वो इस तरह से एप्स्टीन के पास उन लड़कियों की वो लड़कियां लगातार आती रहती थी जिनको वो मोलेस्ट करता था, जिनके साथ वो यौन दुराचार करता था, और बाद में उनको वेश्या की तरह दूसरे नेताओं को और बड़े बड़े वकीलों को और बड़े बड़े स्टारों को सप्लाई किया जाता था। ऐसा मामला है, इसको सदियों तक याद रखा जाएगा कि एक इंसान जिसने दुनिया भर के बड़े से बड़े नेताओं, ना जाने कितनों के इस्तीफे हो गए, कितनों ने माफी मांगी दुनिया भर में, अकेले भाई भारत के लोगों नार्वे के प्रधानमंत्री के वारंट निकल गए हैं, पूर्व प्रधानमंत्री के, उनके घरों की तलाशी वगैरह हो रही है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन चलो अपना देश सुरक्षित है, अपने हरदी पूरी बचे हुए हैं, अभी तक अनिल अंबानी बचे हुए हैं, अपना देश ठीक है इस मामले में, है ना? सनातनी है ना अपना देश, तो अपना देश सनातनी है। इसलिए एप्स्टीन जो है ना, एप्स्टीन को हो सकता है एप्स्टीन को किसी दिन कोई देवता वगैरह डिक्लेयर कर दिया जाए, मूर्ति बना के उसकी मंदिर बना दिया जाए एप्स्टीन का, काम देवता कुछ ऐसा ही, मतलब जो है, या भ्रष्ट काम देवता। भारत में कुछ भी हो सकता है, काम देवता का भ्रष्ट स्वरूप बिल्कुल हो सकता है। राहुल गांधी कांग्रेस इसको छोड़ने के मूड में नहीं है, लगातार ये मुद्दा तो उठा रहे हैं। दूसरा, राहुल गांधी ने स्ट्रेटेजी फिर वही करी है, पहले किसानों से बात करी, अब पूर्व सैनिकों से मिले, और किसानों के मुद्दे पर उन्होंने एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया है और ये कहा है कि कांग्रेस किसी भी कीमत पर भारत के किसानों को के हित जो हैं वो अमेरिका के हाथों में सौंपने नहीं देगी। कांग्रेस एक आंदोलन करेगी, क्योंकि इस डील के संग जो डील हो रही है, भारत के किसानों का भविष्य खत्म हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। क्या लगता है ये जो डील है क्या वास्तव में इतनी खतरनाक है जितनी राहुल गांधी बता रहे हैं? देखिए, मैंने कुछ किसान नेताओं से बातचीत की है, मैंने कई कृषि विशेषज्ञों से बातचीत की है और लंबी बातचीत की है। जैसा वो बताते हैं उसके लिहाज से तो भारत की कृषि इस वक्त बहुत भयानक खतरे का सामना कर रही है। अगर इस डील को नहीं रोका गया, अगर इस डील को संशोधित नहीं किया गया, तो जैसा राहुल गांधी ने संसद में कहा है कि अमेरिका की मैकेनाइज्ड खेती की आंधी में भारत के सारे किसान उड़ जाएंगे और भारत की खेती की पूरी तरीके से शक्ल बदल जाएगी, और भारत के 60% लोग जो उस खेती के साथ जुड़े हुए हैं, खेती पर निर्भर है, उनकी जिंदगी बहुत परेशानियों में फंस जाएगी, और उन्हीं के साथ साथ हम सब, हमारी और आपकी जिंदगी भी परेशानियों में फंस जाएगी। क्योंकि आखिरकार जो खेती से पैदा होने वाले उत्पादों को हम लोग भी तो इस्तेमाल करते हैं। हम सबकी जिंदगी किसी न किसी रूप में परेशानियों में फंसेगी। हमारे पेट में जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलों के उत्पाद जाएंगे, हमारे बच्चे उन्हें खाएंगे, हमारे जानवर उन्हें खाएंगे, और सब कुछ धीरे धीरे करके बदलता चला जाएगा। भारत जैसा था वैसा नहीं रहेगा पहले। ये एक तरह से नरेंद्र मोदी की जो अमेरिका के साथ डील हो रही है, उस डील का एक बहुत बड़ा फलितार्थ है, और इस बात को भारत के किसान नेताओं ने बहुत जल्दी समझ लिया है। और उनको ये भी दिख रहा है, किसान नेताओं को, कि अगर इस देश में कोई उनके पक्ष में इस वक्त खड़ा होने को तैयार है तो वो राहुल गांधी है। इसलिए राहुल गांधी के पहले निमंत्रण पर ही तमाम किसान नेता उनसे मिलने के लिए पहुंच गए और उनसे लंबी चौड़ी उन्होंने बैठक की, और उसके बाद में फिर किसान नेताओं की ही भाषा में राहुल गांधी ने वो लंबे ट्वीट्स किए हैं जिन्हें मैंने भी पढ़ा है। उससे साफ जाहिर है कि वो मसला
पूरी तरीके से इस बार का किसान आंदोलन अलग होगा। इसमें पिछली बार के किसान आंदोलन में विपक्ष ने उससे एक दूरी बना के रखी थी। इस बार मुझे ये भी जो संकेत मिल रहे हैं वो ये है कि विपक्ष उस पूरे आंदोलन के साथ जुड़ के काम करेगा, यानी अपोजिशन, विपक्षी पार्टियां और किसान संगठन, ये सब मिलकर एक बड़ा किसान आंदोलन खड़ा कर सकते हैं। और ये एक ऐसा आंदोलन होगा जो कि 2019-20 में जो आंदोलन 20-21 में आंदोलन हुआ था उससे बिल्कुल अलग तरह का आंदोलन होगा। ये वो आंदोलन बहुत शक्तिशाली था, बहुत लंबा था, बहुत टिकाऊ था, बहुत कामयाब था, उसमें बहुतों ने अपनी कुर्बानियां दी। लेकिन ये जो नया आंदोलन होगा इसका विस्तार बहुत होगा, ये देश के कोने कोने में होगा, हर तरह का किसान उसके अंदर पूरी तरीके से भागीदारी करेगा और बड़ा मुश्किल हो जाएगा नरेंद्र मोदी के लिए उससे निपटना। ठीक बात है, ये लग रहा है। उस बीच में जब मोदी जी बेचारे एपस्टीन फाइल और अमेरिका की डील में उलझे हुए हैं, ये बीच में योगी आदित्यनाथ ने खुले तौर पर बगावत कर दी। कह रहे हैं कि दिल्ली तो एक चैम्बर बन गया है जहरीली हवा का, कोई जिंदगी है ये, कोई दिल्ली वालों की जिंदगी है। अब वो इशारा किधर है कि मोर को दाना खिलाने वाले प्रधानमंत्री पर है। तो सीधा हमला है, देखिए सीधा हमला है ये इस वक्त किया जाना, ये बिल्कुल सीधा हमला है। और दिल्ली की सरकार जो है वो असल में बीजेपी की कमजोर कड़ी है सबसे ज्यादा। दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, उनको बोलना नहीं आता है, जब भी मुंह खोलती हैं उनकी जबान फिसलती है, उल्टी सीधी बातें बोलती हैं, फिर उनके मीम बनते हैं, उनका मजाक बनता है। और अभी देखिए ये भी तथ्य निकल के आ गए हैं, तो पहले बजट में उन्होंने जिन कैपिटल एक्सपेंडिचर को यानी विकास कार्यों के लिए, बड़े बड़े विकास कार्यों के लिए इन्होंने जो रकम आवंटित की उसका 50% भी खर्च नहीं किया है। साल खत्म हो गया वित्त वर्ष और उसका 50% भी खर्च नहीं किया, यानी विकास कार्यों की तरफ इनका दिमाग, बहुत बदनामी हो रही है इस सरकार की। इस वक्त भाजपा की दिल्ली सरकार की बहुत बदनामी हो रही है। तो ये बहुत बड़ी कमजोर कड़ी है, इसके ऊपर हमला किया है योगी आदित्यनाथ ने। मैं नहीं समझता कि अनायास कही गई बात है, ये बाकायदा सोच समझ के योजनाबद्ध तरीके से कही गई बात है और इसके परिणाम दूरगामी निकलेंगे। अच्छा, क्यों किया होगा योगी जी ने, क्यों सोच समझ के हमला किया होगा? इस तरह डायरेक्ट अटैक तो करते नहीं। योगी जी पॉलिटिकल आदमी है, वो सब समझ रहे हैं कि मोदी जी फंसे हुए हैं, मोदी इतने फंसे हुए हैं इस समस्याओं पे एक लफ्ज भी नहीं बोल रहे, चुप बैठे हुए हैं। इसका मतलब है मोदी जी अंदर से परेशान है, उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि इनके ऊपर कैसे निकल के आए, धाड़ते हुए अपनी बात कहें। मोदी जी की बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है और योगी जी इस बात को समझते हैं। यही मौका है कि जब लोहा गर्म हो तब उस पर चोट करो। योगी आदित्यनाथ को डर नहीं लग रहा कि चाणक्य जो हैं वो मोदी जी मिलकर निपटा देंगे योगी आदित्यनाथ? चाणक्य के ऊपर तो पहले ही चोट कर चुके हैं। आपको याद होगा जब दिल्ली विधानसभा का चुनाव चल रहा था तभी उन्होंने कहा था कि दिल्ली की जो कानून व्यवस्था की हालत बहुत खराब है। तो अरविंद केजरीवाल ने धन्यवाद दिया था कि अब आप थोड़ा समझाइए अमित शाह को, दिल्ली की विधानसभा की हालत कैसे ठीक की जा सकती, वो कानून व्यवस्था की हालत कैसे ठीक की जा सकती है। अमित शाह के ऊपर तो पहले भी अटैक कर चुके हैं वो। अच्छा, आजकल योगी आदित्यनाथ फुल फॉर्म में बैटिंग कर रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि ये लोग उनके खिलाफ रणनीति बना रहे हैं। नहीं, कुछ नहीं, वो उनकी समझ में आ गया है कि ये लोग बस यही कर सकते हैं कि अपना अध्यक्ष नियुक्त कर दें, उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते, उनको अपनी जगह से हिला नहीं सकते। इसलिए वो पूरी तरह इस चक्कर में है कि वो ऐसी परिस्थिति पैदा कर दें ताकि ये सब लोग मिलजुल कर उनको उत्तर प्रदेश का चुनाव जिताएं। जैसे ही उत्तर प्रदेश का वो चुनाव जीतेंगे वैसे ही वो बाकायदा धक्का देते हुए दिल्ली की कुर्सी तक पहुंचते चले जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। उधर अखिलेश यादव ने भी विस्तार किया, कांग्रेस के बड़े नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी शामिल हो गए समाजवादी पार्टी में। तो क्या इससे कांग्रेस और सपा के रिश्तों में कोई दरार नहीं आएगी? भाई नसीमुद्दीन सिद्दीकी से क्या दरार आने वाली है? वो तो पहले मायावती के आदमी थे, वहां से वो कांग्रेस में गए, कांग्रेस छोड़ के वहां चले गए वो, तो उससे क्या दरार आएगी कोई? अगर देखिए दो तरह से होता, अगर कोई नेता अपनी मर्जी से कहीं जाता है तो उससे कोई दरार नहीं आती। जब होता यह है कि इसको तोड़ा गया है, अगर कांग्रेस ये दिखाए कि भाई राहुल गांधी, अखिलेश यादव ने नसीमुद्दीन सिद्दीकी को फुसला के तोड़ा है, तब आएगी दरार उसमें। ऐसी बात तो कोई है नहीं। हाँ, देखो ठीक बात है। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, समय दी आपने बातचीत की, थैंक यू। ये तो अभय जी, कैसी लगी बातचीत बताइएगा जरूर। शुक्रिया, थैंक यू।